हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निखिल सैनी एंड यू आर वाचिंग एंडोर एकेडमी। तो आज हम आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं। ये जो क्रैश कोर्स है ये स्पेशली हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए है। उन्हीं को फोकस करके क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है। इस क्रैश कोर्स के अंदर हम लास्ट 33 ईयर्स के अंदर नीट के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए उन सबको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिनका वेटेज ज़्यादा है। फिर जिनका वेटेज कम है उनको हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 1991। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखते हैं। फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अ फोर्स इज अ कंसिक्वेंस ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स ये जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है। तो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या फिर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है। दोनों ही केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स किसके इक्वल होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। मीन्स सभी फोर्सेज बैलेंस्ड है। जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है ऑब्जेक्ट, या फिर रेस्ट की कंडीशन में, तो रेस्ट की कंडीशन में ही है, ये मूव नहीं कर रहा है अनलेस एंड अनटिल इसके ऊपर कोई हम अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करें। तब होता क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर अगर हम कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट करते हैं, मान लीजिए एफ फोर्स से हमने इसको पुश किया हमने, तो इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या होगी, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन के अंदर ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। तो ये जो फोर्स लगाया, इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इससे हमें क्या कंसेप्ट पता लगता है कि जो फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जो भी फोर्स बॉडी पे ऐड कर रहे हैं, कितने भी फोर्स ऐड कर रहे हैं, सब फोर्सेज को हम इंडिविजुअली उनका इफेक्ट स्टडी कर सकते हैं। एक फोर्स की वजह से कोई बॉडी के ऊपर अगर कोई दूसरा फोर्स ऐड कर रहा है तो उस फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसीलिए हम, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम मान लीजिए ये कोई वेक्टर एडिशन करते हैं फोर्सेस का, तो ये फोर्स है F1 फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, F2 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसका हम रिजल्टेंट कैसे लेते हैं, सिंपली वेक्टर एडिशन से इस टाइप से हम इसका F नेट निकाल लेते हैं कि किस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो जो हमने जब ये F नेट निकाला तो उस केस में हमने क्या किया, जो F2 था, F2 फोर्स है, ये खुद अपने एक इंडिविजुअल डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहा है और इसका खुद का एक इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड है। जो F1 फोर्स है इसका भी एक फिक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इसका भी एक इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड है। तो ये F1 की वजह से F2 पे हमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ना F2 की वजह से F1 के ऊपर कोई इफेक्ट आने वाला है। इन दोनों फोर्सेज को हमने इंडिपेंडेंट फोर्सेज कंसिडर किया है और उसकी कंसिडर करके ही हमने इनका एक नेट फोर्स निकाला कि इनका नेट किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इसका मतलब यही होता है कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स मींस, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, अब ये मूव करेगी इस डायरेक्शन के अंदर, तो आइडियल कंडीशन में हम क्या मान के चलते हैं कि इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। पर रियल लाइफ कंडीशन में क्या होता है, फ्रिक्शन कभी जीरो नहीं होता। तो उस केस में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर एंड इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स एड कर रहा होगा जस्ट अपोजिट टू द मोशन, मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, इस फोर्स की वजह से इस पे कौन से फोर्सेज ऐड कर रहे होंगे, क्या इफेक्ट आएगा फ्रिक्शन का। जो फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है वो हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं कि इस फ्रिक्शन की वजह से इस बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा। उस टाइम पे हमने जो अप्लाइड फोर्स था इसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। और जब इसकी स्टडी करते हैं तो उससे हम ये नहीं देखते हैं कि अप्लाइड फोर्स के ऊपर अगर इस पे फ्रिक्शन फोर्स ऐड करेगा तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को चेंज होगी या कम होगी, ज्यादा होगी, इसको हम एक अलग तरीके से इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स होता है, ये किसका कंसिक्वेंस होता है, तो ये किसका होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। ये क्यों होता है, तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता क्या है हमें, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्सेज एक्ट ऑन इट। मीन्स कोई भी बॉडी या तो यूनिफॉर्म स्टेट के अंदर चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मूव करती रहेगी, या फिर रेस्ट में है, उसके बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा उसके
मोशन के अंदर, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर हमें कोई अनबैलेंस फोर्सेस ना लगाते हैं। तो अभी हो क्या रहा था, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही थी तब एफ नेट फोर्स एक्ट कर रहा था इस पे। जैसे ही हमने एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट किया तो उस समय हमने ये नहीं देखा कि जो पहले भी कुछ फोर्सेज एक्ट कर रहे थे बट वो फोर्सेज बैलेंस थे, इसीलिए हमारे पास जो एफ नेट की वैल्यू थी वो 0 थी। और फोर्सेज तो थे बॉडी के अंदर, तो उन फोर्सेज की वजह से हमने जो फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। इस फोर्स को हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या रहा था, और बाकी एफ नेट की हम अलग से करेंगे। तो मीन्स क्या होता है, कोई बॉडी में फोर्स लगते हैं तो उसको हम रिजोल्व कैसे करते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो फोर्सेज होते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग रिजोल्व कर लेते हैं एंड वर्टिकल डायरेक्शन में अलग रिजोल्व कर लेते हैं। मान लीजिए 2-4 फोर्सेज लग रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर, तो इनका इफेक्ट देखने के लिए हम इनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में रिजोल्व कर लेते हैं। पर हमने ये कभी स्टडी नहीं किया कि वर्टिकल फोर्सेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। वर्टिकल को हम अलग तरीके से एक इंडिविजुअल फोर्स मान के स्टडी करते हैं, हॉरिजॉन्टल को हम अलग मान के करते हैं। तो मीन्स क्या होता है, जो फोर्स होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है फिजिकल। तो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स है, इसका कंसेप्ट हमें किसने दिया, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने दिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 2014। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ। हमारे कोई ऑब्जेक्ट है एम, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया एफ फोर्स। अब इस टाइम के साथ में इस फोर्स के अंदर कुछ वेरिएशंस आएंगे। वो वेरिएशंस कैसे आएंगे, वो फोर्स टाइम ग्राफ के अंदर हमें शो किए गए हैं। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। अब ये जो ग्राफ है हमें 0 से 8 सेकेंड के लिए हमें दिया गया है, और इस ग्राफ की हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा इसके अंदर मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। मीन्स हमारा गोल क्या है, हमें चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अब चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला हम चेंज इन मोमेंटम को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं अप्लाइड फोर्सेज, ये किसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, मींस डेल पी बाई डेल टी। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, एफ अप्लाइड मींस फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डेल टी। अब हम कोई छोटे इंटरवल के लिए चेंजेस देख रहे थे इसलिए डेल था। अगर हमें 0 से 8 इंटरवल के लिए अगर हमें इसकी स्टडी करनी है कि ओवर द पीरियड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 8 सेकेंड के लिए। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे फोर्स और टाइम ग्राफ गिवन है हमें, तो दो क्वांटिटी फोर्स एंड टाइम, तो इसका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, जो एरिया जो होता है ग्राफ का उसी को हम एक तरह से इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो चेंज इन मोमेंटम है t इक्वल्स टू 0 से लेके t इक्वल्स टू 8, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें सिंपली जो फोर्स टाइम ग्राफ है इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। तो अब एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको नंबरिंग दे देते हैं, जितने भी एक ट्राइंगल है हमारे पास में एंड दो रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल CFED, मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल CFED प्लस एरिया ऑफ GHIF। तो इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, सिंपली एरिया मिल जाएगा। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका, बेस है OC की वैल्यू हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट हो जाएगी इसकी CB की वैल्यू है 6। ये जो CB है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में 6। अब कैलकुलेट करेंगे हम इसकी जो बेस है, बेस क्या है इस रेक्टेंगल का EF। तो बेस की वैल्यू लिख लेते हैं हम, 4 - 2 बेस मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई इसकी हाइट कितनी है, हाइट इसकी CD किसके इक्वल है, -3 के इक्वल।
प्लस अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ GHIF, इसके अंदर हाइट क्या है, इसकी हाइट है 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी वैल्यू, देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू मिल जाएगी हमें, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिल जाएगी 6 माइनस 12 प्लस 12, सॉरी 6 माइनस 6 प्लस 12, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 12 न्यूटन। मीन्स जो पार्टिकल है इसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 8 तक में, तो उसकी वैल्यू होगी 12 न्यूटन सेकेंड। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 2012। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h इफ इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ सर्टेन मोमेंटम p. If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by. तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो केस दिए हुए हमें। फर्स्ट केस में क्या है, हमने कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई स्टोन है, इसको हमने ड्रॉप किया, हाइट थी ड्रॉप किया जिस प्लेस की, वो थी h हाइट से हमने इसको ड्रॉप किया। तो जब इस स्टोन को हम ड्रॉप करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होती है एंड कुछ फाइनल वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा, तो वो वेलोसिटी मान लेते हैं हम v वेलोसिटी से हमने ग्राउंड को हिट किया। तो इसमें वेलोसिटी है एंड मास भी है, तो उससे क्या होगा हमारे पास में मोमेंटम क्रिएट होगा, तो उस मोमेंटम को मान लेते हैं कि मोमेंटम क्रिएट हुआ pa। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला गया हमें कि सेम ऑब्जेक्ट है, मतलब सेम स्टोन है, इसको हमने ड्रॉप किया इस बार 2h हाइट से, तो उस केस के अंदर मोमेंटम मिलेगा p डैश। तो हमें कैलकुलेट करना है कि जो प्रीवियस केस था उससे और ये जो नया हमें मोमेंटम मिला p डैश, इसमें कितना चेंज आएगा मोमेंटम के अंदर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट केस के लिए मोमेंटम क्या होगा। तो फर्स्ट केस के लिए मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हम इसके लिए मोशन की इक्वेशन लिखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब क्या होता है, स्टोन को जब हमने ड्रॉप किया तो इसका मोशन किसके अंडर होगा, फ्री फॉल मोशन होगा ये। तो फ्री फॉल मोशन का मतलब क्या होता है, जो मोशन है उसके अंदर एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, ग्रेविटी के इक्वल होगा, a इक्वल टू जी। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास में, स्टोन को हमने रेस्ट की कंडीशन से जस्ट ड्रॉप किया था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने कुछ दी नहीं, तो वो हो जाएगी 0 प्लस 2 एक्सीलरेशन किसके अंदर होगा, होगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो a की जगह हम ले लेंगे g। किस हाइट से ड्रॉप किया हमने, h हाइट से ड्रॉप किया, तो मल्टीप्लाइड बाई h। तो इससे वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी हमें अंडर रूट ऑफ 2gh। अब हम इससे मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास जो स्टोन का है वो हमने m माना है एंड इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली हमने, अभी आई थी, वो आई है अंडर रूट 2gh। अब हम नेक्स्ट केस के लिए मोशन की इक्वेशन लिखते हैं। तो सेकंड केस के लिए इक्वेशन लिखते हैं, इसके लिए लिखेंगे v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u डैश स्क्वायर प्लस 2as। तो v डैश की वैल्यू हो जाएगी v डैश स्क्वायर, इसको भी हमने रेस्ट की कंडीशन से ही इसको ड्रॉप किया था, इसको हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी थी, तो u इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2 एक्सीलरेशन की जगह हम ले लेंगे ड्यू टू ग्रेविटी g एंड इस केस में हाइट हो जाएगी जस्ट डबल। मीन्स हमने हाइट कैसे इंक्रीज की, द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट। 100% मोर मीन्स सेम हाइट को हमने डबल कर दिया है, h की जगह हमने 2h हाइट ले ली है। तो इससे v डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2gh मल्टीप्लाइड बाई रूट 2। अब हम इससे मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं सेकंड केस के लिए। उसके लिए क्या हो जाएगा, p डैश इज इक्वल टू m इंटू वी डैश। तो p डैश इज इक्वल टू m इंटू वी डैश, मास ऑब्जेक्ट का m है एंड v डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगी अंडर रूट 2gh मल्टीप्लाइड बाई रूट 2। अब हम इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन से हमारे कंपेयर करें तो p की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी इस इक्वेशन से, ये जो है m अंडर रूट ऑफ 2gh, इसकी जगह हम p लिख सकते हैं, p इंटू रूट 2। तो p की वैल्यू क्या मिल गई हमें, p डैश की वैल्यू, p डैश की वैल्यू मिल गई हमें अंडर रूट 2p। तो
अब ये जो इक्वेशन है, p डैश की वैल्यू हमारे पास है एंड p की वैल्यू हमारे पास है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम। तो जो मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू में चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज चेंज होगा वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। p डैश की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2p माइनस p अपॉन p मल्टीप्लाइड बाई 100। अब p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1.41 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे वैल्यू मिल जाएगी 41%। मीन्स परसेंटेज चेंज आएगा मोमेंटम में। जब हम हाइट डबल कर रहे हैं तो जो मोमेंटम है वो ऑब्जेक्ट का 41% इंक्रीज हो जाएगा पहले वाली कंडीशन से, जब उसको हम सेम हाइट h हाइट से ड्रॉप कर रहे थे तब। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 41%। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 2009। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F is equals to 6ik minus 8jk plus 10kk acquires an acceleration of 1 meter per second square. The mass of this body must be. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है एंड एक्सीलरेशन गिवन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें मास कैलकुलेट करना है। मतलब एक्सीलरेशन गिवन है, फोर्स गिवन है, मास कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स किसी के इक्वल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। बट यहाँ पे फोर्स हमें किसकी गिवन में फॉर्म में गिवन, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। और यहाँ हम जो फोर्स की वैल्यू रखते हैं वो क्या होता है, एक्चुअली वो मैग्नीट्यूड लेते हैं हम फोर्स का। मीन्स यहाँ एफ की जगह क्या है हमारे पास में, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है अपॉन एक्सीलरेशन है। तो सबसे पहले हमें ये जो वेक्टर गिवन है इस वेक्टर की हेल्प से हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, 6 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 8 का होल स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 36 प्लस, सॉरी इधर लिख लेते हैं ऊपर, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 100। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 200। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10 रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 10 रूट 2। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 रूट 2 डिवाइडेड बाई एक्सीलरेशन क्वेश्चन में गिवन है 1। तो मास की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास में 10 रूट 2 kg। और ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, 10 रूट 2 kg। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 2008। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v meter per second will be. So इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये कन्वेयर बेल्ट है, इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हमने सैंड ड्रॉप किए। सैंड किस रेट से हम ड्रॉप कर रहे हैं वो रेट हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, m kg पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड हम कुछ m क्वांटिटी है m kg वो ड्रॉप कर रहे हैं इस बेल्ट के ऊपर। अब हमें फोर्स कैलकुलेट करना है कि इस बेल्ट को रन कराने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए होगा। अगर हम इस बेल्ट को v मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से रन कराना चाहते हैं तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, न्यूटन की सेकंड लॉ की हेल्प लेते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है हमें, फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस dp बाई dt। अब मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी बाई dt। जब हम डिफरेंशिएशन इसका सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मास को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं वेलोसिटी का। अब हम वेलोसिटी को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेते हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं इस मास का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है,
जो वेलोसिटी है ये क्या गिवन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो मींस वेलोसिटी के अंदर टाइम के साथ में कोई चेंज हमें नहीं लेना है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो उस केस में क्या होगा, ये जो dv बाई dt टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब ये जीरो क्यों हुई, क्योंकि ये जो टर्म है dv बाई dt ये क्या डेनोट करती है कि चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो वेलोसिटी में टाइम के साथ में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस वेलोसिटी के अंदर टाइम के साथ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो उसका मतलब क्या होगा, dv बाई dt इक्वल टू जीरो। तो ये जो पूरी टर्म है ये हो जाएगी जीरो के इक्वल। तो बचा क्या हमारे पास में, v dm बाई dt, v dm बाई dt। dm बाई dt क्या है, मास पर टाइम। मतलब ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि किस रेट से मास गिर रहा है, इसी को तो हम बोलते हैं एम के जी पर सेकेंड। मीन्स कितना मास कितने टाइम के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर कितना मास। तो dm बाई dt जो रेट है वो रेट तो हमें दी हुई है। तो dm बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा, एम के जी पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देते हैं हम। सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, dm बाई dt की जगह रेट ऑफ चेंज इन मास मीन्स m मल्टीप्लाइड बाई v। तो ये हमें क्वेश्चन पूछा, तो फोर्स क्या होगा, एम वी के इक्वल आ जाएगा फोर्स। जहाँ एम क्या है, ये एम केजी नहीं है, ये एम क्या है, केजी पर सेकेंड है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सी नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में न्यूटन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 2002। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg is at rest. Now a force F is equals to 6t square I k plus 4t j k is applied on the object. Then velocity of the object at t equals to 3 second is. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमारे पास कोई मास है, ये 3 kg का मास है। ये जो मास है ये रेस्ट की कंडीशन के अंदर है। अब इस रेस्ट कंडीशन के ऊपर हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाया F। अब फोर्स की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है वेक्टर फॉर्म के अंदर 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप। अब इस फोर्स की वजह से इस मास के अंदर कुछ वेलोसिटी डेवलप होगी, तो हमें वो वेलोसिटी निकालनी है टाइम t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसको। फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है हमें, F वेक्टर इज इक्वल टू 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप गिवन है। हम न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प लेके हम इसको क्या लिख सकते हैं, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इससे हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, a इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। एंड मास की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 3 kg। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, 6t स्क्वायर आई कैप डिवाइडेड बाई 3, मास 3 गिवन है हमें, प्लस 4t जे कैप डिवाइडेड बाई 3। 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2t स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू मिल गई हमारे पास 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3t जे कैप। तो ये हमें क्या मिला, एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल गई है। एक्सीलरेशन किसके इक्वल होता है, इसको हम एक्सीलरेशन को dv बाई dt भी लिख सकते हैं। तो अब हम अगर dt को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें dv की वैल्यू क्या मिलेगी, dv की वैल्यू हमें मिल जाएगी, v क्या है, v भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है हमें। dv की वैल्यू मिलेगी हमें 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3t जे कैप मल्टीप्लाइड बाई dt। ये इक्वेशन मिल गई। अब हमें वेलोसिटी क्या निकालनी, t इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर। तो हम इसमें इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका 0 से 3 सेकेंड के अंदर, क्योंकि dv की वैल्यू गिवन है और हमें v निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं 0 से 3 सेकेंड के लिए। जब इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा देखते हैं, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास में 2/3 t क्यूब आई कैप प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2/6 टी स्क्वायर जे कैप। अब इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें लिमिट लगानी है 0 से 3 सेकेंड के लिए। तो इसकी लिमिट जब इसको सॉल्व करेंगे हम
इस पे जब हम 0 वैल्यू पुट करेंगे टाइम के लिए तो वो मिल जाएगा हमें 0, और अगर हम t इक्वल टू 3 पुट करते हैं मीन्स 3 का क्यूब आई कैप प्लस 4/6 एंड 3 का स्क्वायर, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 18 आई कैप प्लस यहाँ क्या मिलेगा हमें 2 एंड 3, 3 से 3 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगी हमारे पास में वैल्यू 6 जे कैप। तो ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 आई कैप प्लस 6 जे कैप। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 2001। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ क्रिकेटर कैचेज अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड देन ही एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ, मीन्स हमें क्रिकेट की एक बॉल गिवन है जिसका मास क्या है हमारे पास में 150 ग्राम है, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं 150 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। तो ये बॉल मास गिवन है बॉल का हमें, अब ये बॉल मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो बॉल है ये मूव किस स्पीड से कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कर रही है। अब जब क्रिकेटर इस बॉल को कैच करता है तो कैच करने में उसको कितना टाइम लगता है, टाइम उसको लग रहा है 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड के अंदर बॉल को कैच कर लेता है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि जब प्लेयर ने बॉल को कैच किया तो उस समय उसके हाथ पे बॉल ने कितना फोर्स लगाया होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट, कि जो फोर्स होता है फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस डेल पी बाई डेल टी। तो इसका हम यूज करते हैं फॉर्मूले का, चेंज इन मोमेंटम मींस पी डैश माइनस पी डिवाइडेड बाई डेल टी। अब जो फाइनल मोमेंटम है बॉडी का, अब देख सकते हैं कि जो बॉल है बॉल के मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एम वी डैश माइनस मास बॉल का सेम रहेगा बस वेलोसिटी में चेंज आएगा जो आएगा डिवाइडेड बाई डेल टी। तो इससे हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, एम वी डैश माइनस वी बाई डी टी। अब जो फाइनल वेलोसिटी है बॉल की, जब प्लेयर ने बॉल को कैच कर लिया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बॉल रेस्ट की पोजीशन में आ गई, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम जीरो माइनस, अब बॉल इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, बॉल किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी 20 बाई डेल टी। अब इसमें मास और टाइम, बॉल को रेस्ट की कंडीशन में आने में कितना टाइम लगा, तो वो क्या है 0.1 सेकेंड गिवन है हमें, वो पुट कर देते हैं, मास क्वेश्चन में गिवन है तो उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा, मास की वैल्यू क्या है 150 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 20 किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 20 के इक्वल अपॉन 0.1। तो इससे हमें वैल्यू क्या मिल गई 30 न्यूटन मिल गई, -30 न्यूटन। तो ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है, ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को डिनोट नहीं कर रहा है। तो जो राइट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 1999। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, इफ फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड इज 210 न्यूटन देन रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल इज। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको ढंग से देखना, इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मींस रॉकेट के ऊपर फोर्स कितना मिल रहा है हमें, जो फ्यूल कंबशन हो रहा है उसकी वजह से, रॉकेट कितना फोर्स लगा रहा है वो नहीं है, ये है कि थ्रस्ट कितना मिल रहा है हमें, ये गिवन है हमें एक्चुअली, मीन्स ये जो फ्यूल बर्न हो रहा है इसकी वजह से थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, उस थ्रस्ट की वजह से इस रॉकेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर कितना फोर्स लग रहा है, तो वो हमें गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है हमें 210 न्यूटन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, डेल डीपी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम है डीपी मीन्स, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई dt। अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, एक बार मास को कांस्टेंट मानेंगे एंड एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट मानेंगे।
तो हम मास को कांस्टेंट मानते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है dv बाई dt प्लस अब हम वेलोसिटी को कांस्टेंट माने तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, ये मिलती है v dm बाई dt। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो रॉकेट है हमारा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी हमें एक फिक्स वेलोसिटी दी हुई है क्वेश्चन में 300 मीटर पर सेकेंड, मीन्स वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो dv बाई dt है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास बची क्या वैल्यू, सिर्फ v dm बाई dt गिवन है, हमारे पास सिर्फ ये बचा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू v dm बाई dt। अब इस इक्वेशन से हम dm बाई dt की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास में f बाई v। dm बाई dt क्या है, बेसिकली यही रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल है, मीन्स फ्यूल के अंदर कितना चेंज आ रहा है फ्यूल के मास में विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फ्यूल एम क्या किसको डिनोट कर रहा है, जो फ्यूल है हमारा उस फ्यूल के मास को डिनोट कर रहा है, उसके मास में विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या चेंज आएगा। जैसे जैसे फ्यूल बर्न होगा तो क्या होगा, जो फ्यूल की क्वांटिटी है कम होगी धीरे धीरे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्यूल कम हो रहा है हमारा। तो ये जो dm बाई dt है ये हमें डिनोट कर रहा है रेट ऑफ कंबशन को, ये किसके इक्वल हो जाएगी, फोर्स अपॉन वेलोसिटी के। क्वेश्चन में फोर्स क्या गिवन है हमें, 210 न्यूटन गिवन है एंड वेलोसिटी क्या गिवन है, 300 मीटर। इससे हमें आंसर क्या आ जाएगा, 0.7 kg पर सेकेंड। ये होगी इस रॉकेट के रेट ऑफ कंबशन, इस स्पीड से फ्यूल हमारा बर्न हो रहा होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0.7 kg पर सेकेंड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 1998। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय F is equals to 600 minus 2 into 10 to the power 5 t, where F is in newtons and t in seconds. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. What is the average impulse imparted to the bullet? So इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको समझते हैं पहले। जब गन होती है, गन के अंदर हमारी जो बुलेट होती है, और ये बुलेट कैसे मूव करती है पहले उसको समझते हैं। गन में हम जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं, जैसे हम गन का ट्रिगर दबाते हैं उस समय क्या होता है, हैमर होता है छोटा सा गन के अंदर, वो हैमर बुलेट को इस पॉइंट के ऊपर हिट करता है। और जब हैमर हिट करता है उस केस में क्या होता है, इसके अंदर गन पाउडर भरा रहता है, इस गन पाउडर के अंदर इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। और जब ये इग्नाइट करता है तो कंबशन की वजह से काफी ज्यादा फोर्स डेवलप होता है। वो फोर्स क्या करता है, इस बुलेट को गन से बाहर, बैरल से बाहर की साइड में पुश करता है। अब वो जो फोर्स है, किस फोर्स से इसको पुश किया गया इस कंबशन की वजह से, वो फोर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। फोर्स क्या है, 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी। इस फोर्स से इस बुलेट को, इतना इस फोर्स बुलेट के ऊपर एक्ट किया, इस फोर्स की वजह से बुलेट हमारी मूव करती है। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स 0 एज सून एट इट लीव्स द बैरल। अब जैसे ही बुलेट हमारी जब बैरल से बाहर निकल जाती है उस समय क्या होता है, फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स 0 क्या होगा, जो भी कंबशन होना था यहाँ पे, जितना गन पाउडर था कंबशन उसका कंप्लीट हो जाएगा। और जब बाहर क्या जाता है, बाहर सिर्फ बुलेट का इतना इतना पार्ट जाता है, जो पीछे का पार्ट होता है ये नहीं जाता है। तो ये पार्ट तो निकल गया। अभी जब पार्ट बैरल से बाहर निकल गया उस टाइम पे तो कोई फोर्स इस पे एक्ट कर नहीं रहा होगा। तो इसलिए क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि जब जैसे ही बैरल से बाहर निकलती है बुलेट हमारी, उस टाइम पे फोर्स 0 हो जाता है। अब हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द एवरेज इंपल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट। बुलेट पे एवरेज कितना इंपल्स इम्पार्ट किया गया। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है हमें। क्वेश्चन में फोर्स की वैल्यू गिवन है हमें। फोर्स गिवन है 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी। अभी जो फोर्स होता है, फोर्स क्या क्वेश्चन में गिवन है हमें कि फोर्स की वैल्यू हो जाती है 0 जैसे ही बुलेट हमारी बैरल से बाहर निकल जाती है। तो उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो उससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 600 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 टी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। तो टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। मीन्स इतना टाइम लगता है इस बुलेट को, जैसे ही हमने ट्रिगर दबाया बुलेट का, गन का ट्रिगर दबाने के बाद में बुलेट को बैरल से बाहर निकलने में टाइम कितना लगा, t इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड, इतना टाइम लगा।
अब हमें कैलकुलेट करना है इम्पल्स। इम्पल्स किसके इक्वल होता है, 0 से t टाइम के लिए हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है f इंटू डी टी। अब फॉर्मूला कैसे आया ये आप जो प्रीवियस वीडियो है, वन शॉट वीडियो लॉज ऑफ मोशन का, उसमें देख सकते हैं, पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इस कंसेप्ट को। तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से t। फोर्स की वैल्यू क्या है, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाई डी टी। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास में 600t माइनस 2 इंटू 10⁵ टी स्क्वायर बाई 2। इस पे लिमिट क्या है हमारे पास में, 0 से t। तो ये जो 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 600 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁵ 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें आंसर क्या मिलेगा, 1.8 माइनस 0.9 या फिर 0.9 न्यूटन सेकेंड। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट एग्जाम 1998। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, अ 500 kg रॉकेट इज सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग। एक हमारे पास रॉकेट है जिसका वेट है 500 kg। इसको हमने वर्टिकल फायरिंग की पोजीशन के अंदर प्लेस कर रखा है। इसको मीन्स ये जो रॉकेट है ये अपर डायरेक्शन के लिए पॉइंट किया हुआ है। टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई द नीडेड थ्रस्ट विल बी। अब क्या गिवन है, ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट से क्या है, द एग्जॉस्ट स्पीड इज 800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें एक तो इसका मास गिवन है, एक हमें गिवन है वैल्यू वी आर की। वी आर क्या होता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। ये जो कंबशन हो रहा है गैसेस का, इस गैसेस के कंबशन की वजह से इसके बाद थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो गैसेस है रॉकेट से किस स्पीड से बाहर निकल रही है विद रेस्पेक्ट टू द रॉकेट, रॉकेट के रेस्पेक्ट में इसकी हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की है। तो वो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 800 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये गैसेज इस स्पीड से कंबशन से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, इस रॉकेट के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रस्ट फोर्स एक्ट होगा। उस थ्रस्ट फोर्स की एक वजह से क्या होगा, इस रॉकेट में एक्सीलरेशन आएगा। और जो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये एक्सीलरेशन होगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक फोर्स इस पर और एक्ट करेगा, वो करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो अब हम इसके ऊपर इस रॉकेट के लिए इक्वेशन लिखते हैं मोशन की। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एफ नेट इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना एक्ट होगा, एक तो इस पर थ्रस्ट एक्ट कर रहा है अपर डायरेक्शन में और एक mg एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इसकी वेट की वजह से। तो जो एफ नेट है वो किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हमें ऑलरेडी रॉकेट का गिवन है एंड एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो थ्रस्ट फोर्स है, इस थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था वन शॉट वीडियो में, उसमें हमने इसका फॉर्मूला डेराइव किया था। वो वैल्यू आई थी वी आर डी एम बाई डी टी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, वी आर डी एम बाई डी टी एंड माइनस एम जी। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू मास बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस जी डिवाइडेड बाय वी आर। तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास की वैल्यू गिवन है हमें 5000, एक्सीलरेशन हमें 20 प्लस ग्रेविटी की वैल्यू हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कंबशन, गैसेस का जो कंबशन हो रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी 800 गिवन है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, ये वैल्यू आ जाएगी 50 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 80। इससे हमें वैल्यू मिलेगी 50 इंटू 3, 1500 डिवाइडेड बाई 8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 187.5 kg पर सेकेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके कोई भी डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन।